रोहिंग्या का पहले अभिनंदन फिर खंडन। मेचे ने अभी क्लियर किया है कि रोहिंग्याज को यहाँ इस तरह के बसाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कंसर्न कंट्री जहाँ से वो आए हैं उनसे बात करके और बड़ी सम्मान से उनको उनके देश में पहुँचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। रोहिंग्या ये शरणार्थी नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। इनको देश से बाहर जाना चाहिए। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहें और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे देश वासियों जिनके भी सर पे छत नहीं है, 15 अगस्त 2022 तक पूरे देश में सबके सर पे छत है। करोड़ों लोगों की आबादी, आज तक तो उनको मकान आपने दिया। मेचे ने अभी क्लियर किया है कि रोहिंग्याज को यहाँ इस तरह के बसाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कंसर्न कंट्री जहाँ से वो आए हैं उनसे बात करके और बड़ी सम्मान से उनको उनके देश में पहुँचाएंगे। तो बात हो गई अब रोहिंग्या की। दोपहर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थियों पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस ट्वीट पर लोग हैरानी जता रहे थे कि आखिर रोहिंग्या का विरोध करने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोहिंग्या को घर देने का फैसला कैसे कर लिया। इस पर कोई भी दूसरी पार्टी मुखर होती उससे पहले ही वीएचपी ने इस पर ऐतराज जता दिया। नतीजा ये हुआ कि हरदीप पुरी के ट्वीट के करीब 3 घंटे बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक के बाद एक 3 ट्वीट आए। उन ट्वीट्स में रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट दिए जाने की बात का खंडन कर दिया गया और यह कहा गया कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दे रही है, उनके डिपोर्टेशन की बात चल रही है और तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब रोहिंग्या पर ऐसी गलफत कैसे हुई पता नहीं, लेकिन उसके बाद इसी मसले पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कल तक बीजेपी रोहिंग्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी रोहिंग्या को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुद्दा है जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस प्रेस वार्ता से कुछ समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे और उसका स्पष्टीकरण जो गृह मंत्रालय से आया है सबसे पहले, मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये एक 29 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी करते हैं और गजब की बात यह है
कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है, ये भी भूल जाते हैं कि अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश का कानून ये कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा, और ये जुरिस्डिक्शन जो है, संविधान ये क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री का देता है। तो ऐसा क्यों है कि ये 29 जुलाई को जो बैठक होती है, इस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करते हैं और जल्दबाजी में, आनन फानन में एक फैसला करते हैं कि इन सभी घुसपैठियों को EWS के जो घर बन रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाएगा। और मेरे हाथ में ये जो बैठक हुई है उसके मिनट्स हैं। चिंता की बात यह है कि इस मीटिंग का जो सार है, किस वजह से ये मीटिंग बुलाई, ये कहता है डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम कंचन कुंज मदनपुर खादर टू एप्रोप्रिएट लोकेशन। और जल्दबाजी और चिंता घुसपैठियों की ऐसी कि कहते हैं कि जल्द से जल्द इन मकानों को, घरों को तैयार करके वहां रोहिंग्या को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करें कि यहां पे फंक्शनल टॉयलेट होंगे, बोरवेल होगा। तो जैसे ही ये खबर कुछ माध्यम में इस तरह से सामने आई कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, तुरंत गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया, जो मैं आपके समक्ष रख के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, MHA ने जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, यह भी स्पष्ट कर दिया है और निर्देशित किया है केजरीवाल सरकार को कि जो उनका अभिस्थान है
वो जहां पर हैं वहीं पे रहेंगे. स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड एंड दे विल नॉट बी शिफ्टेड एनीवेयर. एंड दिस इज द डायरेक्शन. बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है जो ये स्पष्ट कर देती है कि केंद्र सरकार की नीति है सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, नंबर 1. नंबर 2, जो देश के साधन हैं वो देश के नागरिकों के लिए हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं है. और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट है, मैं उसमें जो लिखा है वो आपके समक्ष रख दूं. MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location, as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA. ये बहुत अहम बिंदु है. जल्दबाजी में, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं. और केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने देश का कानून तोड़ा है. और हमारा विदेश मंत्रालय जहां से ये घुसपैठिए आए हैं उस देश से बातचीत कर रहा है और इनको देश से कानून संगत तरीके से निकाला जाएगा. ये बहुत महत्वपूर्ण है. अब ये निर्देश आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी आप ये जो जितने घुसपैठिए हैं इनको कहीं और नहीं ले जा सकते हैं. और उम्मीद ये की जा सकती है कि संविधान की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का हाथ घुसपैठियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ. और एक बात और जो निकल के आती है जो बहुत चिंताजनक है, ये जो घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार आने से पहले की जो सरकारें हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता था, कहता था तो बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है. सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. गौरव भाटिया बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आपने सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण की नीति रही है. हमें रोहिंग्यास पर भारत सरकार के स्टैंड को साफ करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि भारत सरकार घुसपैठियों को वापस भेजने में यकीन रखती है, देश के संसाधनों पर देश के नागरिकों का हक है. तो आज आपने पूरे दिन देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार हुआ. यहां पर कई खास मेहमान हमारे साथ हैं. संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष सूद हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एआईएमआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. लेकिन पहला सवाल यहां पर संजीव झा आपसे है. बीजेपी कह रही है रोहिंग्यास पर तुष्टीकरण की पॉलिसी तो आपकी है, आप उन्हें घर देना चाहते थे. ये देखिए अदिति, आज एक्सपोज हो गए हैं कि आखिर तुष्टीकरण की नीति कौन कर रहा था और कौन देश को गुमराह कर रहा था. अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था गौरव भाटिया जी का, तो जरा इनसे सवाल पूछते हैं, जो प्रवक्ता उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि हरदीप सिंह पुरी जी इन्हीं की मंत्री है ना, इन्होंने क्या कल ही ट्वीट किया था कि इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव साउथ रिफ्यूज इन द कंट्री. इन्होंने कहा कि हम यूएनएचसीआर के कन्वेंशन को हम फॉलो कर रहे हैं और हम उनको घर दे रहे हैं.
वो प्रधानमंत्री जब कहा था ना कि 2022 में हम हर व्यक्ति को घर देंगे पक्का, तो अब समझ में आया कि घर पक्का किनको देना था। तो मुझे ये लगता है कि आज बीजेपी एक्सपोज हो गई है, और मुझे पता नहीं क्यों आजकल अरविंद केजरीवाल इन लोगों के सपने में आते हैं। तो अब कोई भी गलती करो अरविंद केजरीवाल पे तोहमत रख दो। अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इनके पास। एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि पिछले दो साल में 40,000 रोहिंग्या की संख्या बढ़ी है। आखिर ये कैसे आ गया? मैं कहता हूं कि कोई घुसपैठिया आया तो क्या हमारा इंटेलिजेंस इतना वीक है कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम पता नहीं कर पा रहे हैं? तो पूरे देश को समझ में आया और आज एक्सपोज हो गए कि किस तरह से इनकी दोहरी नीति है। बाहर कहने को कुछ और, करने को कुछ और। ये संरक्षण दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि 24 घंटे सिक्योरिटी होगी उनकी, खाने पीने की व्यवस्था हम देंगे, बिजली हम देंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज भाजपा एक्सपोज हो गई है। यही आरोप तो आप पर भी लगा रहे हैं, लेकिन आपने सवाल उठाया आशीष सूद। आपका जवाब। एक सेकंड सर, प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड, टू द पॉइंट बात करेंगे। आशीष सूद ये कह रहे हैं इस पूरी बहस की शुरुआत कहां से हुई? इस पूरी बहस की शुरुआत तो मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के साथ हुई। करने के बाद क्या इसके संदर्भ में रोहिंग्याओं को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें कोई स्पष्टता की जरूरत है। और मैं आईना दिखाने के लिए, ये आप ही के चैनल की एक रिपोर्ट है 24 अप्रैल 2022 की, ये आप ही के चैनल की रिपोर्ट है साहब, 24 अप्रैल 2022 की। जहांगीरपुरी की हिंसा में रोहिंग्याओं का किस प्रकार का रोल रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी के रोल के संदर्भ में, प्लस इसके अतिरिक्त 15 जून 2021 की ये आप ही के एस्टीम चैनल की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जहां अमानतुल्लाह खान और दिल्ली की पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ भिड़ रही थी कि किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में कब्जा हो रही जमीन को कैसे खाली करा रहे हैं। इसलिए सवाल जो जिस प्रकार की जो भाषा और जिस प्रकार का एक तर्क ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए गृह मंत्रालय के ये स्पष्ट करने के बाद आप किसी बात को अपने राजनीतिक हिसाब किताब से कुछ भी खींचते रहिए। नहीं, लेकिन आशीष जी, मैं आपसे और संजीव झा से जब बात कर रही हूँ, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये यहां पर आज संजीव झा क्या ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि दिल्ली से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम इनकी सरकार करेगी? जितने आधार कार्ड दिल्ली सरकार की डीएम और एसडीएम के माध्यम से, ये सवाल मैं संजीव झा से ले लूंगी। एक सेकंड सर, संजीव झा से मैं सवाल ले लूंगी, संजीव झा से सवाल। लेकिन जो सवाल आपकी पार्टी से है, जो सवाल आपसे है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसका अंत कहां हो रहा है? क्या ये आगे छोड़ दीजिए अभी के लिए। एक सेकंड सर, हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का वो हवाला दे रहे हैं सर। आप आराम से बात कीजिए ना सर। हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं वो। हरदीप सिंह पुरी कौन है सर? हरदीप सिंह पुरी कौन है सर? तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे ना सर। आप कौन है? गृह मंत्रालय कौन है? आप ये तो आपकी सरकार में क्या आपस में डिफरेंसेस है? आपकी सरकार है। हाँ सर, तो आपस में डिफरेंसेस हैं क्या? यही तो वो सवाल उठा रहे थे। चलिए, हमारे जिन दर्शकों ने अभी ये डिस्कशन ज्वाइन किया है, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष शुक्ला, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आम आदमी पार्टी पर अपीजमेंट का आरोप लगा रही है। आज एमएचए को बाकायदा क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर। पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए 50 सेकंड्स में। देखिए, इस मामले की शुरुआत मीडिया रिपोर्ट से हुई, जिसको लेकर के हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, वेलकम किया और ये कहा कि रोहिंग्या जो यहाँ पर रह रहे हैं इलीगली, उनको एक तरीके से फ्लैट्स दिए जाने का उन्होंने वेलकम किया। और यहाँ से अचानक ये मामला पॉलिटिकल रंग ले गया और हम सभी ने गृह मंत्रालय से इस बारे में जानकारी मांगनी चाहिए कि क्या होम मिनिस्ट्री, चूँकि होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में बैठक में शामिल हुए थे, तो गृह मंत्रालय का ये बयान आया जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने साफ मना किया कि उनका ऐसा कोई उन्होंने फैसला नहीं लिया है और ना ही वो इस तरीके के फैसले का वेलकम करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया कि डिटेंशन सेंटर में इलीगल, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, वो
उनको रहना होता है और दिल्ली सरकार का ये जिम्मेदारी है कि ज़मीन दे। हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि इस मामले में जो डिटेंशन सेंटर की ज़मीन देने का काम दिल्ली सरकार का नहीं है, गृह मंत्रालय का है। ये अगर आप देखें, अगर आप गृह मंत्रालय को देखें और अमित शाह को देखें, तो हमेशा ही गृह मंत्रालय और खासतौर पर गृह मंत्री का कहना रहा, चुनाव में भी मुद्दा बना रहा कि गृह मंत्री चाहते हैं कि जो भी देश में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनकी पहचान की जाए और तय समय सीमा में उनको उनके देश में यानी बांग्लादेश में या म्यांमार जहां से बेसिकली रोहिंग्या माइग्रेट हुए हैं वहां पर भेजा जाए। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है क्योंकि एक बार आप जब पहचान करते हैं उस देश में आपको जाकर के कंसल्ट करना होता है, लिस्ट देना होता है और अगर देश कहता है हाँ ये हमारा नागरिक है तभी ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। जाहिर तौर पर लंबा वक्त लगेगा। लेकिन पूरा विवाद एक बार फिर से क्यों गरमाया, इस विवाद की शुरुआत कहाँ हुई? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर लूंगी डॉक्टर अजीज खान आपका। रोहिंग्या पर राजनीति कैसे हो सकती है भाई? देश के संसाधनों पर तो नागरिकों का हक होगा, घुसपैठियों का थोड़ी। देखिए अदिति जी, आज जो है चेहरा वो बेनकाब हो गया। बीजेपी का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो बेनकाब हो गया। अभी कह रहे साहब गृह मंत्रालय खंडन कर रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं ये हरदीप सिंह पुरी जो है वो क्या इनके मंत्री नहीं है? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो उनका ट्वीट आया, क्या उस ट्वीट को ये डिनाई कर पाएंगे? ट्वीट को डिनाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया और उसमें तमाम फैसिलिटीज की बात की है। इससे ये पता चलता है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब हम इनको बाहर निकालेंगे, एनआरसी कराएंगे और तमाम तरीके की बातें करते हैं। दूसरी तरफ देश का जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उस पर आप जो विदेशी हैं, जो माइग्रेट है करके दूसरे मुल्कों से आए हैं, उनको आप फैसिलिटी देने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस देंगे, फ्लैट्स देंगे। सवाल इस बात का है कि एक तरफ आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप सपोर्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये वही चेहरा आपका है कि जो चेहरा असली चेहरा है। असली चेहरा बेनकाब हो गया क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और आप बात करते हैं, सामने से कुछ और आप बात करते हैं। और अभी हम देख रहे थे गौरव भाटिया का जो स्टेटमेंट था, कह रहे थे साहब एमएचए खंडन कर रहा है। भाई एमएचए क्या खंडन करेगा? क्या हरदीप सिंह पुरी जो उनके मंत्री हैं बताएगा कि क्या वो मंत्रालय जो है, क्या उनका जो मंत्रालय है वो बीजेपी से संबंधित नहीं है? क्या वो बीजेपी के मंत्री नहीं, क्या वो इस सरकार के मंत्री नहीं है? ऐसा वो नहीं कह सकते। जवाब ले लीजिए आशीष सूद जी। जिस ट्वीट का ये जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी इनको पढ़ने के लिए आप बताएं। उसमें कहा गया है, खूब अंग्रेजी आती है मुझे, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूएनएचसीआर साहब, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आप बहुत काबिल होंगे, मैं आपके बीच में बोला मैंने ये नहीं कहा आप काबिल है, नहीं काबिल है, ये आप यूएनएचसीआर। अरे क्या लिखा है यूएनएचसीआर में? रजिस्टर्ड रिफ्यूजी। सुना दूं? घुसपैठिए नहीं लिखा, सुना दूं? घुसपैठिए शब्द नहीं लिखा। आप में हिम्मत है, आप बोलिए, आप वोट बैंक की राजनीति मत करिए, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। जो लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मुझे क्या लिखा है इसमें पढ़िए, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। रिफ्यूजी देश को गुमराह मत करें। सीधा लिखा है कि ईडब्ल्यूएस देंगे, सारे फैसिलिटी से लैस होगा, वो सारी फैसिलिटी होगी, सारी सुरक्षा पूरी करेगी। क्या भाई आप बात कर रहे हैं? घुसपैठियों को निकाला जाए, आप इसके पक्ष में नकाब हो गए, आप इसके पक्ष में हैं डॉक्टर अजीज हो गया। हिम्मत कहते हैं, आज आपको आपकी जो अंदर है वो निकल के आ गई, हिम्मत करिए, निकल करके आ गई। बैंक को छोड़ दीजिए। आज देश में लंबा विरोध किया आपने और उसके बाद असलियत जो थी वो सामने निकल करके आ गई। सब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। बोलिए, क्या कुछ नहीं, किसको निकालेंगे? अरे मैं आप घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं जो देश के संसाधन है, हमारे सीमित की राजनीति, हमारे देश का उसका हक है, उस हक कल्पित कर रहे हैं। एक सेकंड आशीष जी और हरदीप सिंह पुरी का जो ट्वीट था वो भी दर्शकों को दिखा दे ताकि दर्शकों को कम से कम क्लैरिटी रहे। डॉक्टर अजीज खान, वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब आप दें। जितने भी घुसपैठिए हैं, आशीष सूद ने ये कहा, उन सबको निकाला जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये पूछा उन्होंने आपसे। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड्स में आपका जवाब। एक बात सुनिए, ऐसा है अदिति जी, हमें क्या दिक्कत होगी? जो घुसपैठिए को निकाले जाने चाहिए। सीमित संसाधन है, वो सीमित संसाधन में यहाँ के तो लोगों का हक है और उनको वो हक मिलना चाहिए। हमने हमेशा इस बात की वकालत की कि जो भी शख्स बाहर से आया है,
जो माइग्रेटेंट है, जो बाहर से आए हैं, उनको यहां से निकाला जाए। और उनको अगर नहीं भी आप निकालते हैं तो कम से कम जो सुविधाएं हैं हमारे देश की, हमारे अपने नागरिकों के लिए, वो सुविधाओं से उनको कम से कम वंचित किया जाए। आज आप रोहिंग्यों के सामने आप खुल करके आ गए, आप कह रहे साहब उनको फ्लैट देंगे, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं देंगे। हमारे देश का जो नागरिक है वो साहब उसके पास घर नहीं है, उसके पास रहने को छत नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, शरणार्थी और घुसपैठियों में कंफ्यूजन है क्या आपको? अब आप ही बताइए, वोट बैंक की राजनीति का चेहरा शरणार्थी कौन होते और घुसपैठिए कौन होते? आप बताइए ना, आप बताइए शरणार्थी कौन होता, घुसपैठिए कौन होते, फर्क बताइए मुझे, फर्क बताइए। रोहिंग्या, एक सेकेंड, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं या शरणार्थी हैं, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, अब ये बताएं क्या है ये? नहीं, आप तो बताइए अपनी पार्टी के मुताबिक, आप अपनी पार्टी के मुताबिक बताइए मुझे। पार्टी के मुताबिक, मेरे पार्टी के मुताबिक जो भी दूसरे मुल्क से आया है हमारे सीमित संसाधन पर, अगर वो हक जताता है तो उसको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं शरणार्थी को भी शरण नहीं मिलनी चाहिए? एक सेकेंड रुक जाइए, क्लैरिटी मिले, एक सेकेंड। तो शरणार्थी को भी जगह ना मिले ये कह रहे हैं आप? शरणार्थी को भी जगह ना मिले ये कह रहे हैं? देखिए, आप ट्विस्ट मत करिए। ट्विस्ट क्या होता है भाई? ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट क्या होता है? एक सेकेंड डॉक्टर अजीज खान, एक सेकेंड डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। शरणार्थी और घुसपैठिया क्या सेम है? बस मुझे इतना बता दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि घुसपैठी और शरणार्थी को ये डिफाइन करें ना। आप ये बताइए, आपके हिसाब से दोनों सेम है या अलग है? मैं आपकी पार्टी के स्टैंड की बात कर रही हूँ, आप इनसे पूछ, आप कह रहे हैं ये डिफाइन करें। अरे आपकी भी तो एक परिभाषा होगी ना, आपकी भी परिभाषा होगी। आप इतना तब से एक के बाद एक उपदेश दे रहे हैं सर, आप ये तक मानने के लिए आप कह रहे हैं शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क मत कीजिए। मैं सुन नहीं पा रही आपको, क्योंकि आप एट द सेम टाइम बोल रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं सुन पा रही आपको। आप ये बताइए शरणार्थी और घुसपैठिया एक है या अलग अलग है आपकी नजर में? बस इतना। देखिए, मैंने कहा, देखिए घुसपैठिए अलग है, शरणार्थी अलग है, दोनों को अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाए, जिस पर आप राजनीति करते रहे हैं, जिस पर आप राजनीति करते रहे हैं, आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इस मुल्क को गुमराह किया है। अवनीश अवस्थी, यहाँ हर कोई एक दूसरे पर, एक सेकेंड प्लीज, अवनीश अवस्थी, यार पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पर, विरोधी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब देश के संसाधनों की बात होती है तो उस पर सिटीजन्स का हक पहले है। शरणार्थी और घुसपैठियों का फर्क मालूम होना चाहिए, तो फिर ये राजनीति क्यों है? बात बड़ी साफ सी आदित्य जी कि आज ये बात साफ हो गई कि अब तक जो आरोप लगाते थे बीजेपी पे, ये इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, धर्म के आधार पर ये एनआरसी बना रही है, धर्म के आधार पर सीएए कर रही है, तो अभी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, शरणार्थियों को नहीं दे। बात बड़ी साफ सी है, जो गृह मंत्रालय का ट्वीट आया है और जो हरदीप सिंह पुरी का आया, उसके हिसाब से 1500 या जो भी जिनके पास यूएनओ का, एनएचआरसी का, ह्यूमन राइट्स का कार्ड होगा, सिर्फ वही रह पाएंगे, बाकी सारे घुसपैठिए यहाँ से बाहर जाएंगे। समझ गए? ये जो लाखों आ गए ना रोहिंग्ये, ये सबको बाहर भगाने का तरीका है। समझ लीजिए, सुन लीजिए और साफ साफ सुन लीजिए। यहाँ पर जो घुसपैठिए जो यहाँ पर जाली राशन कार्ड लेकर के, जाली वोटर कार्ड बना करके बैठ गए हैं ना, वो अब यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। इसका अर्थ और तात्पर्य समझ लीजिए, अभिप्राय समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि आज अजीज खान कह रहे हैं कि कोई भी जबरदस्ती यहाँ घुसपैठ करेगा तो उसको बाहर निकालना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी का इस बारे में पूरी तरह से खुले रूप में समर्थन किया उन्होंने, कि जो भी यहाँ पर घुसपैठ करके आता है उस घुसपैठिए को यहाँ से बाहर निकालना ही चाहिए। इसलिए इसमें राजनीति का दिल्ली सरकार की राजनीति के जो अपनी तरीके हैं वो करती है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता कल को एडवर्टीजमेंट भी आ जाए कोई, इसमें कल से एडवर्टीजमेंट विज्ञापन शुरू हो जाएंगे इस बारे में, रोहिंग्यास के बारे में विज्ञापन। वो तो तरीके सोचते हैं कि विज्ञापन देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो कल से विज्ञापन आएगा, उसमें देखेंगे क्या कहती है दिल्ली सरकार। तो संजीव झा उस पर जवाब देंगे। संजीव झा, देखिए, मुझे ये लगता है कि आप पूरी क्रोनोलॉजी को अगर समझेंगे तो सब हो सकता है विज्ञापन तैयार करा ही लिया हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात समझिए आप कि पूरी क्रोनोलॉजी क्या थी कि कल हरदीप सिंह पुरी ट्वीट करते, अभी तो अवस्थी जी कह रहे हैं कि ये जिसको यूएनएचसीआर से मिला है कार्ड उसको रखा जाएगा।
इन्होंने हरदीप सिंह पुरी ट्वीट करते हैं कि इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या रिफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू EWS फ्लैट इन बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। कल हरदीप पुरी ने ये किया, ये जनता के सामने आ गई। जब ये हाय तो वह मता, जब ये इनका पोल खुल गया कि नहीं ये कोई रोहिंग्या को प्रश्रय देने वाले लोग ये हैं ताकि समय पर उपयोग किया जा सके। अभी सूद साहब कह भी रहे थे कि किस तरह से रोहिंग्या दंगा करवाया जहांगीरपुरी में। तो मुझे ये लगता है कि ये सब टूल्स था, ये एक्सपोज हो गया। अब जो ही ये एक्सपोज हो गया, अब देखिए मिर्ची कैसे लग गई, अब देखिए आशीष को मिर्ची कैसे लगी, चोरी पकड़ी गई ना, चोरी पकड़ी गई। तो आप बोलना बंद करो, मुझे बोलने दो। देश के सामने हम आपको एक्सपोज करेंगे, देश के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं कि रोहिंग्या को बचाने वाले आप लोग हैं, रोहिंग्या को बचाने वाले आप लोग हैं। अब देखिए मिर्ची कैसे लगी, अदिति जी देखिए मिर्ची कैसे लगी। करके बोले एक सेकेंड एक एक करके बोले एक सेकेंड। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ही ये चोरी पकड़ी गई तो आज आना आशीष जी अपनी बारी में बोलिएगा सर, ऐसे तो किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा है, ऐसे तो किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा। बिल्कुल बारी बोलने दीजिए ना, बात करते हैं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा सर। आप इंतजार तो कीजिए, इंतजार कीजिए, आप सभी को बोलने के लिए बुलाया है तो इंतजार कीजिए। जैसे ही हमने इनको एक्सपोज किया, ये आनंद फानंद में होम मिनिस्ट्री की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑडिटर आ गया और बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। अब एक बात समझिए आप कि आज यही होम मिनिस्ट्री, यही केंद्र सरकार कह रही है कि पिछले 2 साल में 4 गुना रोहिंग्या का इंडिया में संख्या बढ़ी है। तो मेरा ये कहना बात दिल्ली की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में ये संसद में दिए गए डेटा है कि रिफ्यूजी है। तो ये आप जानते हैं 7 साल हो गए, आपने डिपोर्ट के लिए क्या क्या काम किया, आज तक बात कर रहे हैं। डिपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया उस पर बात होगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो गौरव भाटिया ने अभी सवाल उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी पार्टी पर आरोप लगाया। 29 जुलाई को मीटिंग हुई, उन्होंने 29 जुलाई को मीटिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें EWS में फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा, ये बात हुई। वहां पर जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली पानी की, वो मुहैया कराई जाएंगी। इस मीटिंग में ये बात हुई। इस पर आपकी पार्टी का क्या जवाब है? बड़ा इंटरेस्टिंग है अदिति जी। अब देखिए, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और केंद्र सरकार के लोगों की मीटिंग होती है। चीफ सेक्रेटरी फाइल कहां भेजेगा? मिनिस्टर के पास। वो फाइल डायरेक्ट चला जाता है LG के पास, मिनिस्ट्री को बाईपास कर लिया जाता है। तभी तो मैंने कहा कि कितनी बड़ी साजिश थी ये। आप देखिए कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मिनिस्टर्स को ये जानकारी ना दे। ये फाइल चीफ सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे, उनके पास फाइल नहीं गई है। ठीक है, अच्छा मिनिस्टर्स के पास फाइल नहीं गई है, ठीक है, आप जवाब लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए ना सर, आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आशीष सूद। देखिए अदिति जी, संजीव झा जी दिल्ली के विधायक हैं। आपने कहा कि बीच में मत बोलिए, मैं इस बात का आगे पूरा ध्यान रखूंगा, इसलिए मेरी बात जरा संजीव झा जी से पूछिएगा। ये फाइल का जो खेल खेल रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां पर रोहिंग्या कैंप्स है, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ये उन्हें डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करने के लिए तैयार है, ये सरकार का हिस्सा है। संजीव झा विधायक है, बोलिए वो डिटेंशन सेंटर है? आप बताइए रोहिंग्या कहां आइडेंटिफाई हम डिटेंशन सेंटर कर देंगे डिटेंशन सेंटर को। पर ये भी हरदीप पुरी बताएंगे कि किस लैंड पे रोहिंग्या रह रहा है। एक सेकंड आपके पास संजीव झा प्लीज, मुझे एक कमेंट यहाँ पर, जो राजनीतिक वार पलटवार आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है, एक कमेंट में यहाँ पर लूंगी। विजय शंकर तिवारी, आपका। सारी पार्टी कहती है कि देश के संसाधनों पर नागरिकों का हक है, फिर उनमें वोट बैंक कौन ढूंढता है? देखो अदिति, डॉक्टर अजीज खान बैठे हैं, संजीव झा बैठे हैं। हालांकि अभी हमारे AIM के प्रवक्ता कुछ बोले नहीं है, लेकिन मैं संजीव झा और हमारे अजीज खान से बात करता हूं। आज के पहले रोहिंग्याओं पर जितनी भी विमर्श हुए हैं, सैकड़ों बार डिबेट किए हैं, किसी भी बार इन्होंने कभी भी रोहिंग्याओं को बाहर भेजने की बात नहीं कही है।
हमेशा ये रोहिंग्याओं के समर्थन में रहे और दिल्ली में चाहे जहां भी है उनको सुविधाओं देने की बात करते रहे। आज की पीछे जितनी डिबेट्स हुई है, आप इनके वक्तव्य निकाल लीजिए, ये हमेशा रोहिंग्याओं के समर्थन में रहे हैं। और जहां तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात है, तो 2-2 बार रोहिंग्याओं के जिंदगी में आग लगवा करके और उनको दोबारा बना करके, उनको सहायता दे करके, उनको समर्थन दे करके, उनको पैसा दे करके, उनके सहयोग दे करके ये काम आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं मानता हूं सारा देश जानता है कि डॉक्टर अजीज खान हो चाहे संजीव झा है, ये रोहिंग्याओं के पक्ष में, रोहिंग्याओं को बसाने के पक्ष में, ये कभी भी भारत से रोहिंग्याओं को निकालने के पक्ष में नहीं है। मैं कहता हूं आज अगर ये, मैं हालांकि मैंने इसका विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोध किया, हमने भी विरोध किया है। आज जब ये ट्वीट हुआ तो मैंने विरोध किया और हमारे कार्याध्यक्ष जी ने विरोध किया। इसके बाद गृह मंत्रालय से एक विषय आया कि भाई ये हम पहले जैसे हमारा सोच थी वैसी ही सोच है। लेकिन इसके बाद भी संजीव झा जी, मैं आज इस ट्वीट पर आपको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा रोहिंग्याओं के पक्ष में रहे, उनके समर्थन के पक्ष में रहे, उनको सहायता दी है, उनको पैसे दिए हैं, उनको मतलब क्या क्या नहीं दिया उनको आपने। तो इसके बाद भी आज आप जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जवाब हम अजीज खान साहब कह रहे हैं इसके पहले का, इसके पहले एक भी समाजवादी पार्टी का एक भी वक्तव्य, अब तिवारी जी चुप हो जाइए, मैंने डिबेट की गरिमा को रहने दीजिए, आपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। एक पहली बात कि हमारा क्लियर स्टैंड है कि बांग्लादेशी को कांग्रेस ने बसाया और रोहिंग्या को बीजेपी के लोगों ने बसाया। जितने भी मेरे अपने डिबेट, मेरे पूरी पार्टी का डिबेट निकाल लीजिए, हमेशा हमने कहा है कि रोहिंग्या को यहां से डिपोर्ट करना चाहिए। हम हमेशा कहते रहे कि रोहिंग्या को प्रश्रय देने वाले भाजपा के लोग हैं, भाजपा सरकार है। अगर भाजपा, तो पहली बात ये घुसपैठिया आए कैसे, दूसरी बात आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, तीसरी बात कि आप डिपोर्ट के लिए क्या किया, आपने बता देते सारी बातें आ जाएगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा हमने कहा कि इस देश के संसाधन पे इस देश के लोगों का हक है, किसी तरह के घुसपैठिए को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जितने भी डिबेट निकाल लेंगे आम आदमी पार्टी, किसी प्रवक्ता के सारे डिबेट में आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड रहा। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी ने रोहिंग्या को केवल इसलिए बसाया कि देश में जब जरूरत पड़े तो दंगों में देश को धकेला। जवाब ले लीजिए आशीष सूद। अदिति मैं ये कह रहा हूँ कि अभी संजीव झा की बात कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी जी आपको मंच दूंगी सर, क्योंकि बीजेपी से वो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार उनका जवाब, फिर मैं विजय शंकर तिवारी जी आपको मंच दूंगी, प्लीज सर। आशीष सूद जी। अमानतुल्लाह खां सरेआम सरकारों को धमका रहे हैं, इनको हटाने नहीं देंगे। मैंने आपको डेट के साथ आप ही के चैनल की रिपोर्ट बताई है, 24 अप्रैल 2022 और 15 जून 2021 की आप ही के चैनल की डिबेट्स है। और संजीव झा जिस तरह की बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या को बीजेपी ने बसाया और बांग्लादेशी को कांग्रेस ने बसाया, तो भाई आप उन्हें हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? उनको आधार कार्ड कौन देता है? दिल्ली सरकार का एसडीएम। दिल्ली में आधार कार्ड बनाने के लिए दिल्ली सरकार के विधायक के हस्ताक्षर चाहिए, दिल्ली सरकार के विधायक के हस्ताक्षर चाहिए अपने वोट बैंक के लिए, ये उनको सर्टिफिकेट दे और केंद्र सरकार से पूछे कि आप बताइए आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, दिल्ली में कोई आधार कार्ड बनाने के लिए दिल्ली के विधायक के हस्ताक्षर अनुशंसा पत्र चाहिए, ये देते हैं उनको अनुशंसा पत्र। और जिन जमीनों पे वो बसे हुए हैं उन जमीनों पे डिटेंशन सेंटर उनको कहना चाहिए केंद्र सरकार का आदेश है, इन्होंने आज तक उसको घोषित नहीं किया, क्यों नहीं घोषित कर रहे? ठीक है, जवाब लीजिए संजीव झा। पहली बात ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का काम तो आपकी पार्टी से जुड़े लोग कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं। पहली बात कि आशीष जी थोड़े से अपने आप को करेक्ट कर लीजिए कि आधार कार्ड पे साइन एमएलए एमपी दोनों के होते हैं और काउंसलर्स के भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप सुन लो ना, अरे हद हो गई, सुन लो ना, मिर्ची लगी है ना, आपकी बात हमने सुना, हमारी बात सुन लो, आपकी मिर्ची क्यों लगी हुई है? लगी हुई है ना, आज एक्सपोज हो गए हो, आज आप एक्सपोज करेंगे हम देश के सामने किस तरह के दौरान नीति रखते हो आप लोग। दूसरी बात आपने कहा आप ये आइडेंटिफाई करके बता दो बताया। अरे लैंड केंद्र सरकार के पास, पुलिस केंद्र सरकार के पास,
और केजरीवाल ने बसाया। अरे अब केंद्र सरकार हरदीप पुरी जो आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, केंद्र सरकार के पास दिल्ली का लैंड है, आप आइडेंटिफाई करके बता दो कि कौन सा रोहिंग्या है। कल से घोषित हो जाएगा। मेरा ये कहना है आप नहीं करोगे, आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप चाहते हो कि इस देश में बड़ी खबर है, दिल्ली के उप ताकि मुख्यमंत्री इस मनीष देश को- सिसोदिया ने पलटवार किया है। फैसले की फाइल को बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को दिखाए एलजी की मंजूरी के लिए भेजा गया, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी पर यह कहते हुए हमला किया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को या किसी और मंत्री को इस बारे में नहीं बताया गया था और सीधे एलजी की मंजूरी के लिए भेजा गया था। वो केंद्र के इशारे पर अफसर और पुलिस ने ये फैसले लिए हैं। रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साजिश का आरोप बीजेपी पर मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। बात फिर से बता देते हैं आपको कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं जो फैसले की फाइल थी, जिस फाइल का जिक्र गौरव भाटिया ने किया था, जिस मीटिंग का जिक्र गौरव भाटिया ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, मनीष सिसोदिया ये कहते हुए पलटवार कर रहे हैं कि फैसले की फाइल को दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को दिखाए बगैर ही एलजी की मंजूरी के लिए भेजा गया। केंद्र के इशारे पर अफसर और पुलिस द्वारा ये फैसले लिए गए। दरअसल ये रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साजिश थी। ये आरोप डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट दानिश कुरैशी आपका। शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क और उन पर होने वाली मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी बताइए। आज हम जो पे बहस कर रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार के दो अलग अलग मंत्रालयों के दो अलग अलग मत सामने आए हैं। एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके फ्लैट में हम इनको बसाएंगे। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है गृह मंत्रालय का और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लग जाती है सफाई देने में। इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रोहिंग्याओं के नाम पर किस तरह से राजनीति की जा रही है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अगर बार बार चिल्लाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी और सरकार में बैठे लोग, मंत्री अगर ये कहते हैं कि रोहिंग्या जो है वो देश के लिए खतरा है, तो मुझे आप बताइए क्या क्या खतरे का इंतजार किया जा रहा है? कितने बरसों से बसे हैं, ये खतरा बन के टूट पड़े उस दिन तक का इंतजार किया जाए? मतलब इनकी बात में सच्चाई नहीं है। या तो वो खतरा नहीं है, वो खुद अपनी निजी जिंदगी में इतने पैबस्त है कि दूसरी किसी चीज का उन्हें इल्म नहीं है, या अगर वो खतरा है उसके बाद भी उन्हें वहां खुला छोड़ दिया गया है। तो आप बताइए क्या इंतजार किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई ये लोग कुछ करें, तब हम उनका रिएक्शन के। तो एक नंबर की बात। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूंगा, इससे एक फॉलो अप क्वेश्चन है, ये खतरा है आपकी नजर में? नहीं है दानिश कुरैशी, ये घुसपैठिए खतरा है या नहीं है? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो देश के लिए खतरा हो, चाहे वो घुसपैठी हो, चाहे बाहर के हो, चाहे देश के ही क्यों ना हो, देश के खिलाफ अगर कोई भी आदमी, व्यक्ति कोई भी है, इनमें वोट बैंक तो नहीं ढूंढने लगेंगे, इनका धर्म तो नहीं बताने लगेंगे? मुझे कंप्लीट करने दीजिए दीदी जी, मैं बताता हूँ। नहीं, जो सवाल है वो सवाल तो पूछूंगी ना मैं। बिल्कुल, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए। हाँ, तो जवाब दीजिए मुझे। एग्रेसिव किस बात पर हो रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से उन विधायकों को और एमपीओ को खरीद लेती है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। कल के दिन में अगर यही रोहिंग्या भ्रष्टाचार पर चले गए, भ्रष्टाचार पर चले गए, नहीं आप भ्रष्टाचार पर चले गए। मैं आपसे घुसपैठियों की बात कर रही हूँ, आप भ्रष्टाचार पर चले गए। बीजेपी की पॉलिसी यही रहेगी या बदल जाएगी? नहीं, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही थी भाई, मैं तो एआईएमआईएम का स्टैंड पूछ रही थी। अगर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर का धर्म बताने लगते हैं, कानून की कार्रवाई होती है तो उसका जो आरोपी है उसका धर्म बताने लगते हैं, दंगे के आस में भी तो धर्म नहीं बताने लगेंगे। मेरा तो स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जो भी व्यक्ति देश के लिए खतरा नहीं है। और मैं वैसे एआईएमआईएम के स्टैंड की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं। आशीष सूद आपका जवाब, आशीष सूद जवाब ऑफिशियल प्रवक्ता वो देंगे या सदर साहब देंगे? सर जवाब सुन लीजिए, ठीक है जी, सुनिए, बताइए। देखिए, ये एक वीडियो है, आप ही के चैनल का वीडियो है, और ये अमानतुल्लाह खान दिख रहे हैं इसमें। सर आप बता दीजिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए सर, इसमें क्लैरिटी नहीं है इस वक्त और दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है, तो आप मुद्दे पे जवाब दे दीजिए सर, इस तरह से समझ नहीं आएगा। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है आपसे कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से इस तुष्टीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो संजीव झा की सफल नहीं होगी। संजीव झा की पार्टी नहीं सर, वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं आशीष सूद जी, अब तक आपने कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है, ये सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे कि आपने कितने घुसपैठियों पर एक्शन लिया। देखिए जिन लोगों जो भारत में पहले घुसपैठ करके आ चुके हैं उनको बाहर ले जाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे सरकार काम कर रही है, कानूनी पक्ष पे भी काम हो रहा है, साथ ही साथ बाकी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो उन्हें कवर फायर देती है, जो उनकी सुविधाओं के लिए कोर्ट में जाते हैं, जो उनकी डिपोर्टेशन को रोकने के लिए कोर्ट्स में जाते हैं, उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं आशीष सूद जी, आपने यहाँ कहा कि डिपोर्टेशन का प्रोसेस लंबा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो इस पे लगातार होती है सर। और मेरा दूसरा सवाल है, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वहां पर यह कहा गया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनमें से कितनों पर एक्शन हुआ है, आप बता दीजिए हमारे। चिंता मत करिए, जहांगीरपुरी के हर क्रिमिनल पर एक्शन होगा, कानून अपना काम कर रहा है। जैसे ताहिर, देखिए ताहिर हुसैन को भी पकड़ने में देरी लगी ना, समय लगा ना, कानून सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ताहिर हुसैन और सत्येंद्र जैन सर, अब तक का जो अपडेट हो वो बता दीजिए कि आपने कितने रोहिंग्यास पर वहां एक्शन लिया है, वो बता दीजिए सर। देखिए अदिति जी, आप जो सवाल पूछ रही हैं, मैं बहुत दृढ़ता से मगर आपसे इसका थोड़ा आपत्ति करता हूं। कितनों कानून के पक्ष में जो कार्रवाई चल रही है, कितनों पर आज कार्रवाई हो गई। कानून एक आदमी ने जो क्राइम किया है वो क्राइम सीन पर तो था। आपके पास आंकड़ा होगा ना, क्योंकि ये दावा किया गया बड़ी संख्या में इन्वॉल्व थे रोहिंग्या। आपने उनमें से कितनों पर एक्शन लिया, ये जानकारी तो आपके पास होगी सर, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो आम आदमी पार्टी सरकार के पास है नहीं, दिल्ली पुलिस तो आपकी पार्टी के पास है ना, केंद्र सरकार के पास। ये आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपको बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार का। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ये सवाल है सर। नहीं, एक सेकेंड, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, सवाल उठता है सर। अगर राजनीतिक बयानबाजी के लिए बातें कही जाएंगी तो उन पर सवाल लेना एक मॉडरेटर का काम है, ये मजबूरी नहीं होती है सर। आशीष सूद जी, मजबूरी नहीं होती है सर, सवाल पूछना मजबूरी नहीं है, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ। मैंने उनसे भी सवाल पूछा और मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ। आपसे सवाल पूछ रही तो आप कह रहे मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो घुसपैठिए हैं, जिनके इन्वॉल्वमेंट की बात आपने जहांगीरपुरी हिंसा में की, उनमें से कितनों के खिलाफ आपने एक्शन लिया, और ये देश का हर सिटीजन जानना चाहता है। आप इसमें अलग बातें मत कीजिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पर्सनल अटैक करके ये सवाल खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा सर। ये सवाल जब आपकी पार्टी खुद ये मेंटेन करती है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, तो हर सिटीजन को इस सवाल का जवाब जानने का हक है सर। हर सिटीजन को इस सवाल का जवाब जानने का हक है। ठीक है सर, आप इस वक्त क्या बोल रहे हैं मैं नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन अवनीश अवस्थी, डिपोर्टेशन कितनों का हुआ, प्रक्रिया चल रही है, कितनों पर एक्शन हुआ, नहीं ये बैलेंस करने के लिए सवाल है। क्यों भाई? नहीं बैलेंस करने के लिए अदिति जी, आपसे जवाब से लीजिए। अवनीश अवस्थी, क्या इस पे राजनीति की बात है या देश की सुरक्षा की बात है? अदिति जी, बात बड़ी साफ सी है कि डिपोर्टेशन होना चाहिए। कितनों का हुआ ये भी सरकार से पूछा जाना बिल्कुल उचित है, संगत क्वेश्चन है। लेकिन मैं संजीव झा जी को एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते, आइडेंटिफाई करो। उसी के लिए एनआरसी आ रही थी, और एनआरसी आएगी। संजीव झा चिंता मत करो, एनआरसी का मतलब यही था जितने घुसपैठिए यहाँ पर जबरदस्ती अवैध तरीके से जमुना के किनारे बसा दिए गए हैं, आधार कार्ड भी दे दिया गया हो तो भी एनआरसी योजना लागू होने के पश्चात उनको भगाया जाएगा। और कहाँ अभी क्या है, डिटेंशन सेंटर आया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे वो, डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे वो। अवनीश अवस्थी जी, एनआरसी आएगा कैसे? अभी तो बात भी नहीं हो रही है एनआरसी पर, ऐसे लग रहा है ठंडे बस्ते में। मैं कह रहा हूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे थे वही लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी आएगा। लेकिन आज जो कह रहे हैं, आज जो पूछ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने के लिए ही एनआरसी आया था, एनआरसी होगा, एनआरसी निश्चित रूप से होगा, ये भी गृह मंत्री द्वारा कह दिया गया है। देर है अंधेर नहीं है, बड़ी साफ सी बात है। संजीव झा जी, दानिश जी, आपसे एक सवाल पूछा था, और ये सवाल अदिति जी का नहीं मेरा भी था, कि आप रोहिंग्या को देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा जो भी देश के लिए खतरा है, जो भी का सवाल है, यहाँ पर सिर्फ रोहिंग्या की बात हो रही है।
सिर्फ इस समय सिर्फ यहाँ पर हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ रोहिंग्यास की बात हो रही थी। जो आपने कहा जो भी वो तो है, सिंपल सी बात हो, ये कह सकता है जो देश के लिए खतरा है। दानिश कुरैशी जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव झा आप भी जवाब दीजिए। अवस्थी साहब, सबसे पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका सवाल नहीं था, उनका सवाल ये था कि रोहिंग्या को आप इस देश के लिए खतरा मानते हैं या नहीं मानते? अभी हमारे को पैनलिस्ट ने पूछा कि आप आंकड़े दीजिए जहांगीरपुरी में कितने रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन हुआ, तो उनके पास डेटा नहीं है, तो वो इस बात को कबूल करे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जहांगीरपुर में जो सवाल है आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल मुझे उनसे जो पूछा था पूछ लिया मैंने, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ ये सवाल मैंने पहले पूछा था, अपनी जय अवस्थी ने दोबारा पूछा, जवाब दीजिए उसका। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग देश के लिए खतरा हैं, जो भी लोग नहीं, रोहिंग्यास को आप मानते हैं कि नहीं मानते? रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, भारतीय गद्दार भी आ गए। जो लोग मुझसे गद्दारी कर रहे हैं मैं उनके तक की बात कर रहा हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन इंसानियत का तकाजा यह है कि जो हमारे मुल्क के लिए खतरा नहीं, गद्दारों को कोई गाली देता है तो आप कहते हैं, गद्दारों को कोई गाली देता है तो आप कहते हैं गलत नारा है। गद्दारों को जब कोई गाली देता है, सवाल का जवाब सीधा हो सकता है, उसमें इतने सारे का इस्तेमाल करना। एक सेकंड गौरव भाटिया द्वारा थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है रोहिंग्या को लेकर, जो पूरा विवाद हुआ, आरोप और प्रत्यारोप और वार पलटवार हुआ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस प्रेस वार्ता से कुछ समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे। तो बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई है रोहिंग्यास को लेकर, जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है। लेकिन संजीव झा, जो सवाल अभी अवनीश अवस्थी ने पूछा एनआरसी को लेकर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं बड़ा ताज्जुब लगता है कि और ये पूरे देश के सामने है कि भाजपा कितना सफेद झूठ बोलती है। अब देखिए, मैंने पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाया। पहली बात की बात शुरू कहां से हुई कि हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमने रोहिंग्या रिफ्यूजी को हमने बक्करवाला में हमने घर दिया है। सर, मेरा सवाल आपसे एनआरसी को लेकर है सर। एनआरसी पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, उस पर आपका जवाब सर। सुन लीजिए ना। नहीं सर, आप ये बात पहले भी बोल चुके हैं, हम इस मुद्दे को काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनआरसी को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपका। नहीं आदित्य, सुन लीजिए ना, इन्होंने सर, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने इस डिस्कशन में आपको काफी वक्त दिया है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें कि आपकी पार्टी का एनआरसी पर क्या स्टैंड है 20 सेकंड में, तो मुझे डिस्कशन क्लोज करना है। उसमें भी आता हूं कि दिल्ली सरकार के मंत्री को सूचित तक नहीं किया, ताकि अगर सूचना दे देंगे तो हो सकता है ये बात बीच में भी हो जाए, ये घर उसको अलॉट ना हो। डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी एलजी को भेज देता है। एक तरह से ये टीबीआर का वायलेशन भी है। किस तरह से, और अब अपने आप में ये डिबेट को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाना कर रहा है, चिलाना कर रहा है। एनआरसी पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये खतरा है, ले आओ ना, ले आओ, कौन रोक रहा है? ले आओ। मेरा ये कहना है खाली बातें करेंगे नहीं, एनआरसी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, कुछ नहीं है पूरे देश के लिए एनआरसी आना चाहिए। एनआरसी लाओ, लेकिन एनआरसी लाने से पहले आसाम में जो कुछ हुआ उस तरह देश सर के पर ना हो। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि इस देश पर जो नागरिक है, संसाधन है, देश के नागरिकों का हक है सब। आप एनआरसी में आप जो अगर लेकर आए हैं सर, आपकी मंशा को लेकर भी सवाल उठेगा। एनआरसी पर आप कह रहे हैं, लेकिन असम, आप ये बताइए ना, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। सीधा जवाब दीजिए मुझे, एनआरसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए पूरे देश में? मैं कह रहा हूँ एनआरसी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने आसाम में किया, आपने कंडीशन लगा रहे हैं सर, आप कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन आशीष सूद, तो पूरे देश को सड़कों पर ले आओ। आशीष सूद, पूरे देश को सड़कों पर ले आओ। इन्होंने तो बड़ा स्पष्ट किया था, केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कागज नहीं है मेरे पास, ही कागज नहीं है, कहां से दिखाएंगे? एनआरसी पे इनका स्टैंड बिल्कुल ठीक है, इन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी है,
एनआरसी के ये पक्ष में नहीं है। और इस वर्तमान में भी जो अभी आप मनीष सिसोदिया जी की स्टेटमेंट बता रही हैं कि मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं, ये वो लोग हैं जो जरा सी चीज पर ट्वीट करके एलजी के गेस्ट रूम में धरने पर बैठ जाते हैं और इनके पास फाइल आए बिना निर्णय होए। वो इनकी राजनीति एजेंडे को सूट करता था, आज वो एक्सपोज हो गया पब्लिक के सामने। गुजरात चुनाव में जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन आपने देखा किस तरह से चाहे रोहिंग्या हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे इस देश में घुसपैठियों की बात हो और शरणार्थियों घुसपैठियों के बीच फर्क की बात हो, राजनीति